वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। यह किसी से छिपा नहीं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन उनकी निंदा करने के लिए अब वह जैसी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं और बिना किसी शर्म संकोच उसमें इजाफा करते जा रहे हैं। वह अकल्पनीय है। किसी के लिए भी समझना कठिन है कि आखिर राहुल गांधी इतनी क्षुद्रता पर क्यों उतर आए हैं और इससे उन्हें हासिल क्या हो रहा है। यदि वह अथवा उनके सहयोगी यह समझ रहे हैं कि गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करने से उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी, तो यही कहा जा सकता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। राहुल गांधी मोदी सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक हमला करने के लिए किस कदर आतुर रहते हैं, इसका ताज़ा और शर्मनाक उदाहरण है चीन से सैन्य तनाव घटाने संबंधी समझौते के मामले में उनका बेतुका और तथ्यों की अनदेखी करने वाला बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आने के बाद ही राहुल गांधी ने इस समझौते को चीन के समक्ष मोदी का समर्पण करार दिया। शायद उनका इतने से मन नहीं भरा तो उन्होंने नए सिरे से प्रधानमंत्री के खिलाफ भड़ास निकाली। उन्होंने प्रधानमंत्री को कायर बताते हुए यह भी कहा कि गद्दारों ने भारत माता को चीरकर एक टुकड़ा चीन को दे दिया है। हैरानी है कि राहुल यह सब कहते हुए 1962 में चीन की ओर से हड़पी गई जमीन को कैसे भूल गए। प्रधानमंत्री के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर राहुल गांधी केवल उनके प्रति ही अपनी घृणा का परिचय नहीं दे रहे, बल्कि सेना के उन जवानों का भी अपमान कर रहे हैं जो बेहद कठिन हालात में लद्दाख के दुर्गम इलाकों में चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए डटे हुए हैं। क्या इससे बुरी बात और कोई हो सकती है कि जो सेना अपने पराक्रम से देश के मान की रक्षा करने में लगी हुई है, उसके प्रति कोई भारतीय नेता इस कदर अविश्वास जताए। लगता है सेना पर अविश्वास जताना राहुल गांधी का पुराना शौक है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उनके बेतुके बयान को भूला नहीं जा सकता। चीन के साथ सीमा विवाद के मामले में तो यह लगता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री और सेना के साथ देश को भी नीचा दिखाने की ठान ली है। वह प्रधानमंत्री के प्रति अपनी नफरत का परिचय देने के लिए सामान्य शिष्टाचार और सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का उल्लंघन करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उनके रवैये से यही लगता है कि वह फूहड़ता का परिचय देने से बाज आने वाले नहीं, लेकिन कांग्रेस को यह आभास हो जाए तो बेहतर कि वह अपनी हद पार कर रहे हैं। चेंज हवाई सेवाओं में
निजी कंपनियों को इसलिए प्रवेश दिया गया था कि उससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कीमतें कम होंगी और उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। ऐसा हुआ भी। अनेक निजी कंपनियों ने अपनी हवाई सेवाएं शुरू की और प्रतिस्पर्धी दर पर सेवाएं देने की उनमें होड़ लग गई। छोटे शहरों के लिए भी हवाई उड़ानों की बारंबारता बढ़ गई। कई कंपनियां कम भीड़-भाड़ वाले मौसम में पहले टिकट खरीदने पर 100-200 रुपये में भी सफ़र कराने की योजनाएं पेश करती देखी जाने लगीं। इसका असर यह हुआ कि लंबी दूरी का सफ़र करने वाले लोगों ने रेल के बजाय हवाई यात्रा का रुख कर लिया। हवाई जहाज़ों में भी अच्छी खासी भीड़-भाड़ दिखाई देने लगी, क्योंकि रेलें एक तो समय अधिक लगाती हैं और उनमें भी अच्छी गाड़ियों के प्रथम श्रेणी का टिकट हवाई जहाज़ों के आसपास ही पहुंच गया है। हवाई जहाज़ से बेशक कुछ अधिक पैसा लगता है, पर समय काफ़ी बच जाता है। इसलिए लोग हवाई यात्रा को प्राथमिकता देखे जाते हैं। मगर कोरोना की वजह से बंदी होने के कारण हवाई सेवाओं को काफ़ी घाटा उठाना पड़ा। इसलिए जब बंदी हटी तो राहत देने के मकसद से सरकार ने उन्हें टिकट की दरों में कुछ बढ़ोतरी की इजाज़त दे दी। अब हवाई टिकटों में 10 से 30% की बढ़ोतरी हो गई है। पूर्णबंदी हटने के बाद जब हवाई सेवाएं शुरू हुईं तो विमानन कंपनियों ने पहले खुद टिकट की दरें तय करना शुरू कर दिया था, जिससे मुसाफिरों की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा था। उसे लेकर विवाद शुरू हुआ तो उड्डयन मंत्रालय ने उसमें दखल देते हुए कहा कि टिकटों की दरें विमानन कंपनियां खुद नहीं बल्कि सरकार तय करेगी। इस तरह उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि कोरोना संक्रमण के बचाव के मद्देनज़र दूरी और सुरक्षा इंतजामों आदि को देखते हुए दरें इस तरह बढ़ाई जाएं कि मुसाफिरों की जेब पर अधिक बोझ न पड़े और विमानन कंपनियों को भी नुकसान न हो। फिलहाल पहले की तरह पूरी हवाई सेवाएं शुरू नहीं हो पाई हैं, इसलिए विमानन कंपनियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में टिकट की दरों में बढ़ोतरी स्वाभाविक थी। अच्छी बात है कि उड्डयन मंत्रालय ने इसमें दखल देते हुए दरों को तार्किक बनाए रखने का प्रयास किया। फिलहाल बढ़ी हुई दरें भी चालू वित्त वर्ष के अंत तक ही लागू रहेंगी। उम्मीद है आगे स्थितियां अनुकूल होने और आवाजाही सुगम होने पर ये दरें घटाई भी जा सकती हैं। यह सही है कि सार्वजनिक यातायात, रेल और हवाई सेवाएं महंगी होती हैं तो उसका असर उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ता है। यूं ईंधन की बढ़ी कीमतों के अनुपात में टिकटों की कीमत बढ़ाने की मांग होती रहती है, पर सरकार उसे इसीलिए संतुलित रखने का प्रयास करती है कि महंगाई पर काबू पाया जा सके। इस वक्त महंगाई पर काबू पाना कठिन है, फिर भी हवाई सेवाओं के खर्चे को देखते हुए उन पर अपनी दरें नीचे रखने का दबाव नहीं बनाया जा सकता। इसलिए
सरकार ने दूरी के हिसाब से टिकट दरों की 7 श्रेणियां तय की हैं और विमानन कंपनियों को निर्देश है कि वे अपने अधिकतर टिकटों की बिक्री इन्हीं श्रेणियों के अंदर रखेंगी। मार्च के बाद अगर कोरोना संक्रमण पर काबू पा लिया जाता है और पहले की तरह हवाई सेवाएं चल सकेंगी तो निस्संदेह इन बढ़ी हुई दरों के भी नीचे आने का रास्ता साफ होगा। स्टॉप।